नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं भारत एक सोच, जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि हजारों साल से भारत के सामाजिक ताने बाने को किस तरह मजबूत किया गया। लोगों को धर्म और कर्म के धागे में गूंथकर एक ऐसी मजबूत सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें खुद के बदले दूसरों के लिए जीने का फलसफा सिखाया गया। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे किसी शिष्य को अनुशासित, विनम्र, संयमी, सरोकारी और संघर्षशील बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वर्तमान में बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में कहीं न कहीं इनकी कमी महसूस की जा रही है, जिसके कारण चरित्र निर्माण हाशिए पर जाता दिख रहा है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोशिश कम होती जा रही है। इसका असर इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी गृहस्थ आश्रम पर दिख रहा है। पारिवारिक रिश्ते दरक रहे हैं। ज्यादातर युवा जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि विकसित भारत के लिए किस तरह के संयमी, संतुलित, अनुशासित और सरोकारी गृहस्थ जीवन की जरूरत है। पारिवारिक मूल्यों को स्थापित कर कैसे विकसित भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है। सामाजिक ताने बाने में गृहस्थ आश्रम में आती फॉल्ट लाइनों को कहाँ ठीक करने की जरूरत है। ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो हम साथ साथ हैं में। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि कहाँ ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम की बात करते करते मैंने कार्यक्रम का नाम रख दिया हम साथ साथ हैं, जबकि नाम तो द परफेक्ट फैमिली मैन भी हो सकता था, गृहस्थ आश्रम का कर्मपथ भी हो सकता था, गृहस्थ जीवन का गणित शास्त्र या गृहस्थ आश्रम का समाज शास्त्र भी हो सकता था। दरअसल भारत की परंपरा में हजारों साल से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की सोच रही है। समाज को, गांव को, शहर को, पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखा गया है। भारतीय गृहस्थ सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए योगदान देना भी उसका परम कर्तव्य है। भारतीय परंपरा की आश्रम व्यवस्था में सबसे अहम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। कोई भी युवा शिक्षा दीक्षा हासिल करके सबसे पहले अपने लिए रोजगार खोजता है, फिर विवाह करता है और परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाता है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं भारतीय परंपरा में गृहस्थ का मतलब क्या है। भारतीय परंपरा में गृहस्थ का मतलब है एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना, एक दूसरे की पसंद नापसंद की कद्र, परिवार में विपरीत स्वभाव के सदस्यों को भी साथ लेकर चलने का हुनर, छोटे बड़े फैसलों में सबकी भागीदारी। वैदिक परंपरा में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत विवाह संस्कार से शुरू होती। विवाह वो संस्कार है जो स्त्री और पुरुष को साथ लाता है, दो परिवारों का मिलन कराता है, दो परंपराओं का संगम कराता है। धरती पर स्त्री पुरुष मिलकर एक नई दुनिया का सृजन करते हैं। यही रिश्ता सृष्टि को आगे बढ़ाने का आधार बनता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में युवा जो कुछ सीखता है उसका इस्तेमाल गृहस्थ आश्रम में होता है। एक गृहस्थ के मूल में पूरी सृष्टि के पालन का भाव रहता है, जिसका पहली प्रयोगशाला परिवार है। इस कुटुंब को कैसे कोई चला सकता है, उसके लिए प्राथमिक प्रयोगशाला परिवार है। परिवार का कैसे बनता है? वो विवाह नाम के संस्कार से बनता है। तो जब कोई विवाहित होता है तो फिर वो अपने पूरे कुटुंब के पालन के लिए जिम्मेदार हो जाता है और फिर सबको लेकर के चलने की उसके अंदर कला विकसित होने लग जाती है। तो जो पहली शिक्षा है वो हमको गृहस्थ आश्रम में मिलती है, जहाँ पर हम विविध
विचारधारा वाले लोगों को, विविध तरह की परिस्थिति वाले लोगों को, उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें जवान हैं, उसमें स्त्री है, उसमें पुरुष हैं, उसमें पढ़े लिखे हैं, उसमें मूर्ख हैं, सब एक परिवार में होते हैं। लेकिन मुखिया उन सबको लेकर के चल देता है। तो उसको पहली ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? उसी परिवार से मिलती है। अगर यही ट्रेनिंग परिवारों में हमको मिलती रहे तो स्वाभाविक है कि अगर हमको मौका मिलेगा देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर, हम वही जो सीखा है हमने पहली कक्षा में अपने स्वयं के परिवार में, उसी को हम लागू कर देंगे, पूरा विश्व हमारा कुटुंब हो जाएगा। तो पूरे विश्व को एक कुटुंब बनाना, पूरे विश्व को एकजुट कर देना, इसकी पहली शिक्षाशाला हमारा भारत का गृहस्थ आश्रम, सनातन धर्म का गृहस्थ आश्रम है। भारत के सामाजिक ताने बाने में परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे की बेहतरी में सहयोग करते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का हर पल एहसास होता है और सामूहिक रूप से फैसला परिवार की ताकत रही है। ऐसे में लोकतंत्र का बीज भी परिवार के बीच से ही निकला। पश्चिम की समानता यानी इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी से कहीं बहुत आगे का दर्शन भारत की परिवार परंपरा से निकला है, जिसमें पत्नी अर्धांगिनी यानी आधा अंग माना गया है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा कोई आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। शास्त्रों में भी उसकी बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम चलते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो या संन्यास आश्रम हो। गृहस्थ मजबूत, जड़ें मजबूत तो सब मजबूत, ठीक है ना। तो गृह में रहकर जो स्थित होकर पूरे समाज की सेवा करे वही गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में जितनी पवित्रता होगी, जितनी दिव्यता होगी, जितनी साधना होगी, संतान भी उसी तरह से होगी। वैदिक परंपरा में विवाह दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का दिव्य बंधन माना गया है, जिसका मकसद सिर्फ संतान पैदा करना नहीं बल्कि सहयोग, प्रेम, सेवा और समाज निर्माण भी है। वैदिक परंपरा में गृहस्थ जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, धर्म यानी समाज में रहने लायक आचरण करना। दूसरा, अर्थ यानी परिवार के भरण पोषण और समाज में दूसरों की मदद के लिए कमाना। तीसरा, काम यानी विवाह के जरिए परिवार बढ़ाना और इच्छाओं की पूर्ति करना। चौथा, मोक्ष यानी जीवन में संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति हासिल करना। भारत के सामाजिक ताने बाने में पति पत्नी सबको धर्म कर्म के बंधन में बांधा गया है। सबके लिए अधिकार और कर्तव्य की लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जिसके नियम कायदों के दायरे में रहते हुए परिवार और समाज आगे बढ़ सके, जिसमें रहते हुए इंसान की तरक्की की खिड़की दरवाजे खुलते रहें। गृहस्थ आश्रम में इंसान एक से अनेक बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। यजुर्वेद के मुताबिक धर्म, अर्थ और काम का प्रत्यक्ष संबंध गृहस्थ आश्रम से है, जो नियमों से बंधे होते हैं। गृहस्थ जीवन सिर्फ पति पत्नी के बीच का संबंध नहीं, बल्कि सृष्टि और समाज को आगे बढ़ाने का पवित्र रिश्ता है, जिसकी बुनियाद एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे पर टिकी होती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का भाव होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते जो भी शिक्षा दीक्षा होती है, उसकी परीक्षा गृहस्थ आश्रम में ही होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए इंसान कमाई करता है, क्योंकि न तो ब्रह्मचारी कमाता है, न वानप्रस्थी और न ही सन्यासी। एक तरह से तीनों आश्रमों को चलाने की जिम्मेदारी गृहस्थ उठाता है। एक जिम्मेदार, कामयाब और संतुलित गृहस्थ की कामयाबी में ही समाज और इंसानी सभ्यता की बेहतरी देखी गई है। इंजीनियरिंग की मोटी मोटी किताबों को पढ़कर भारी भरकम पैकेज वाली नौकरी मिल जाती है। IIM से डिग्री के बाद कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। स्कूल कॉलेज से पास आउट के बाद
अपनी क्षमता और कौशल के हिसाब से नौकरी हासिल करना गृहस्थ आश्रम में एंट्री की पहली शर्त है। जिस तरह नौकरी में बने रहने या तरक्की के लिए प्रोफेशनल स्किल्स अपडेट करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से परिवार को चलाने के लिए भी खास तरह के स्किल की जरूरत पड़ती है। भारत में पुरुषार्थ या जीवन की पूर्णता 4 स्तंभों पर खड़ी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी खुली प्रयोगशाला है जिसमें पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, समझना समझाना, सीखना सिखाना, जीवन की सभी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसमें भोग भी है और त्याग भी, इसमें स्वार्थ भी है तो दूसरों के लिए हमेशा कुछ करने का भाव भी। दरअसल सत्यनिष्ठा, संयम और संतुलन की पटरी पर गृहस्थ आश्रम की गाड़ी लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जो जीवन मूल्य थे कि हमारा एक आदर्श है, एक उच्चतम आदर्श है, हम सच बोलेंगे या हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हम किसी से रिश्ता निभाएंगे, इन सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। अब केवल बस इतना है कि हमको एक इंसान की तरह रहना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, जीना और अपने लिए जीना है। अच्छा गृहस्थ बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा गृहस्थ बनता है तो उसको अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने उन तमाम रिश्तों के लिए त्याग करना पड़ता है, जो आज के समाज में नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मकसद मूल रहा है समाज के लिए कुशल गृहस्थ तैयार करना। ऐसे में सफल गृहस्थ जीवन के लिए कुछ छात्रों में खास गुणों को ब्रह्मचर्य यानी पढ़ाई लिखाई के दौरान विकसित कराने की कोशिश होती रही है, जिसमें शामिल है समर्पण। इसमें पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पारदर्शिता, विश्वास बहुत जरूरी है। संयम, दाम्पत्य जीवन के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर कंट्रोल लिए बिना खुशहाल गृहस्थी असंभव है। सामूहिक निर्णय, परिवार से जुड़े फैसले जब पति पत्नी मिलकर लेंगे तभी गृहस्थी में मेरा तेरा की जगह हमारा का भाव बना रहेगा। आर्थिक संतुलन, आज की तारीख में ज्यादातर परिवारों में बिखराव की वजह कमाई कम और खर्चा अधिक है। कमाई से अधिक खर्च की प्रवृत्ति घर में तनाव बढ़ा रही है। संवेदनशील होना, इससे परिवार के सदस्यों को लगता है कि भावनाओं की कद्र हो रही है। अगर गृहस्थी से संवेदना को हटा दिया जाए तो परिवार में मनमुटाव के लिए जगह पैदा होने लगती है। गृहस्थ लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस करके चले, और बैलेंस करने का तरीका यही है कि छोटी छोटी भावनाओं का ख्याल रखें। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कहते हैं इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। होता है, अगर कोई आदमी किसी को खाना पूछ देता है और वो बैठ के खाना खिला देता है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई आदमी किसी को एक दिन इनकार कर देता है या कोई किसी को तल्ख आवाज़ में बात कर लेता है तो फ़र्क पड़ता है, उसका मन खराब हो जाता है, और जब मन खराब होता है तो तकलीफ़ में आता है। तो तकलीफ़ न दे करके छोटी छोटी खुशियों में अगर हम पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, तो देखिए वही जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। एक कुशल गृहस्थ सबको साथ लेकर चलने की कला में निपुण होता है। चुनौतियों से घबराता नहीं, धैर्य, संयम और सूझबूझ के साथ सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाता है। कुशल गृहस्थ एक योगी की तरह ही जिंदगी जीता है। संयम में भोग उसकी जिंदगी का फलसफा है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, अनेक के लिए जीने लगता है। एक इंसान की जिंदगी में 25 से 50 साल की उम्र को सबसे ऊर्जावान माना जाता है। इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमता चरम पर होती है। वो अपना सर्वश्रेष्ठ खुद की तरक्की, परिवार की प्रति जिम्मेदारियों को निभाने और समाज की बेहतरी के लिए दे सकता है। सांसारिक चुनौतियों से निपटने में महिला हर कदम पर अर्धांगिनी की भूमिका में खड़ी रहती है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, यानी स्त्री मातृ स्वरूपा होती है जो परिवार और समाज को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सभी को एकजुट होकर समान विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अथर्ववेद के मुताबिक जहाँ प्रेम और संतोष हो वही सच्चा गृहस्थ जीवन है। लेकिन हाल के वर्षों में तेजी से बदलती दुनिया में गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के रिश्तों में हम की जगह मैं,
हावी होता जा रहा है, जिससे भारत जैसे देश में भी तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी हैं। धैर्य, संयम और सहनशीलता तीनों की गृहस्थों में कमी महसूस की जा रही है। पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत कहीं बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के नाम पर आ रही है, तो कहीं बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के मुद्दे पर, तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इट्स माई लाइफ इट्स माई स्टाइल वाली सोच ने गृहस्थ आश्रम में रिश्तों को रास्तों पर ला दिया है। इसमें विवाह जैसे पवित्र संस्था को भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने की सोच आगे बढ़ रही है। सामाजिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए लिव इन रिलेशनशिप जैसे रास्ते को चुनने में भी हिचक नहीं हो रही। भारत में पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के भीतर भी तलाक के मामलों में तेजी आई है। पति पत्नी के रिश्तों में अविश्वास और मेरा तेरा की भावना जगह बनाने लगी है। ये विवाह एक संस्कार है, विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, MOU किया और फिर तोड़ लिया। संस्कार कोई नियम नहीं है, संस्कार तो मर्यादा है, पवित्रता है, जीवन की नींव है। उस नींव को कमजोर करने के लिए आज नई नई चीजें आ गई हैं। शादी ब्याह में जो पाश्चात्य संस्कृति को लोगों ने अपनाना शुरू किया, इससे मानसिक अवस्था बदल गई लोगों की। पहले था कि एक बार शादी हो गया तो 7 जन्म में चलेगा, लेकिन अब क्या होगा कि अब तलाक के भी मामले बढ़ रहे हैं, संबंध विच्छेदन के भी मामले बढ़ रहे हैं। और कारण यही है कि लोग ये मान करके चलते हैं कि जिससे हमारा विवाह, वो तो ठीक रहे, हम ठीक रहे चाहे ना रहे, हम उसका ध्यान दें चाहे ना दें, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ये परिवार में दोनों व्यक्तियों को, जो भी आपस में रिश्ते बनाते हैं, उनको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज शास्त्रियों की सोच है कि रिश्तों को लेकर नजरिए में बदलाव की एक बड़ी वजह अर्थ यानी पैसा भी है। समाज के बड़े वर्ग के जहन में ये बात बैठती जा रही है कि अगर पैसा रहेगा तो सुख सुविधा की सभी चीजें जुटाई जा सकती हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी की प्राथमिकता सूची में पैसा कमाना ऊपर और रिश्तों को निभाना नीचे होता जा रहा है। जो छोटे छोटे मूल्य हैं, छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, उसमें समाज बढ़ता चला जा रहा है। और विशेषकर जो आज का युवा है, जिसके लिए चुनौतियों का अंबार है, अगर वो चुनौती का सामना नहीं करेगा तो वो जी नहीं पाएगा, और इसलिए वो अकेला इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ गया है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। भारतीय परंपरा में विवाह सिर्फ लड़का लड़की का मिलन नहीं, 2 परिवार, 2 परंपराओं, 2 जगह, 2 समाजों का जुड़ाव था, जिसमें मेरा तेरा नहीं हम का भाव था। आपस में मिलजुल कर समस्याओं से जूझने की सोच थी। लेकिन आर्थिक तरक्की की ओर तेजी से कदमताल करती दुनिया में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एकल यानी छोटे परिवारों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। पति पत्नी के रिश्ते में आया दहेज, पति पत्नी के रिश्ते में आया शक, पति पत्नी के रिश्ते में आया स्वार्थ, पति पत्नी के रिश्ते में आया जो मानवीय मूल्यों का क्षरण, सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण, इससे रिश्ते खराब होते चले गए। तो पूरे गृहस्थ व्यवस्था जो है वो डवाडोल हो गई, क्योंकि आपस में एक दूसरे का भरोसा नहीं रहा। और एक दूसरे का भरोसा हो भी कैसे? हर व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोल करके ये मान करके चलता है कि हम इनसे झूठ बोल लें और झूठ बोल करके हम रिश्तों की बुनियाद रखें। तो जहाँ पर इस तरह की बात आएगी, जहाँ पर रिश्तों में इस तरह के छल कपट भेदभाव इस तरह की बात आने लगेगी, कटुता आएगी, संबंध खराब होने लगेंगे, तो वो रिश्ता चल नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ जीवन की चूल्हे हिल चुकी हैं। महानगरों में खर्च चलाने के लिए ज्यादातर पति पत्नी दोनों को ही नौकरी करनी पड़ती है। घर से बाहर तक की जिम्मेदारियों को संभालने की प्रक्रिया में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तनाव और खिंचाव भी पैदा होता है। ऐसे में मेरा तेरा, अविश्वास और संवेदनहीनता जैसी कई चीजें वक्त के साथ पति पत्नी के रिश्तों में जगह बनाने लगती हैं, जिसकी अति तलाक तक पहुंच जाती है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में अभी तलाक के मामले बहुत कम हैं, लेकिन हाल के वर्षों में खासकर तलाक के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसमें पढ़े लिखे युवाओं में एक सोच ये भी काम कर रही है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी अपनी खुशी के लिए जो करना पड़े करने में क्या हर्ज है। इसमें मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरा रुतबा,
मेरा पैसा, मेरी मर्जी इतना हावी होता जा रहा है कि हम वाली सोच और संस्कृति किनारे लग चुकी है। ऐसे में पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दूसरों की भावनाओं की कद्र के लिए जगह दिनों दिन कम होती जा रही है। जिस दिन भारत के संविधान में भारत के 2 नाम रख दिए गए, किसी भी व्यक्ति के 2 नाम नहीं होते हैं। आप पूरे संसार में चले जाइए, आप बताइए किस देश के 2 नाम हैं? केवल आपका 2 नाम है। उसी दिन से ये इसकी नींव पड़ गई। भारत इंडिया बन गया, इंडिया भारत बन गया, और इसका परिणाम क्या हुआ? मनमानापन आ गया। अब जब आप इंडिया कहने लग गए और इंडिया के अनुसार व्यवहार होने लगा, तो फिर पाश्चात्य संस्कृति थी, क्योंकि शब्द आपने पाश्चात्य का लिया तो अर्थ भी पाश्चात्य आने लगा। अब पाश्चात्य की संस्कृति आपके यहाँ आने लग गई, तो स्वाभाविक है ये लिव इन रिलेशनशिप आएगी, और भी समलैंगिकता आएगी, और इसी तरह के दूसरे जो पाश्चात्य संस्कृति के गुण दोष हैं वो सब यहाँ पे आएंगे, और हमारे यहाँ का जो संस्कार था वो तिरोहित होता चला जाएगा। ये हो रहा है। पश्चिमी देशों के सामाजिक ताने बाने में आते बदलावों की हवा तेजी से भारत तक पहुंच रही है, जिसका साइड इफेक्ट ये है कि देश की एक बड़ी युवा आबादी में रिश्तों को बोझ की तरह देखने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक साल 2021 से 22 के बीच सबसे अधिक 25 से 34 साल के लोगों ने तलाक लिए। इसके बाद तलाक लेने वालों में 18 साल से लेकर 24 साल के बीच का नंबर है। भारत में सबसे अधिक तलाक के मामले महाराष्ट्र से आए, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। परिवार जैसी पवित्र संस्थाओं के टूटने या कमजोर होने का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे उन्हीं संस्कारों के साथ समाज में अपनी भूमिका निभाते हैं जैसा उन्होंने परिवार में देखा या सीखा है। ऐसे में एक मर्यादित और संयमित गृहस्थ न सिर्फ देश के लिए एक योग्य नागरिक पैदा करता है, बल्कि देश और दुनिया की खुशहाली में भी अपना गिलहरी योगदान देता है। गृहस्थ की कामयाबी में ही समाज की तरक्की है। एक गृहस्थ समाज ही नई पीढ़ी को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, शिक्षित यानी योग्य गृहस्थ बनाता है। इसी तरह कुशल गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को चलाने में योगदान देता है। परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कमाता है। कमाई का कोई भी जरिया हो सकता है, खेती, व्यवसाय या नौकरी। मतलब अर्थव्यवस्था की चाक से सामाजिक व्यवस्था चलाने में गृहस्थ अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा के साथ दीक्षा देना संस्कारों की, ताकि जीवन में जब कोई भूचाल आए तब वो अपने आप को मजबूती से खड़ा रख सके। थिंग्स मे गो अप एंड डाउन, बट देन द फैमिली विल नॉट गो अप एंड डाउन। अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, संस्कार युक्त परिवार समाज के लिए वरदान है। अगर वो वरदान जो समाज के लिए है, केवल एक परिवार नहीं, सारा समाज अलग अलग परिवार के रूप में, इकाई के रूप में खड़ा होकर पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए हर एक परिवार में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ इकलौता ऐसा है जो सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी के रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम करता है। अपने कमाए धन से समाज के दूसरे लोगों की सहायता का आधार बनता है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा और धनी लोग अतिथिशाला, धर्मशाला और मंदिर बनवाते थे, तालाब और कुआं खुदवाते थे। बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोले जाते थे। बेहतर और खुशहाल समाज के निर्माण कार्य में सभी गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ जैसे विचार आगे किए गए। इसमें पहला स्वाध्याय है, दूसरा माता पिता और बुजुर्गों की सेवा है, तीसरा वातावरण की शुद्धि के लिए दैनिक अग्निहोम है, चौथा बलि वैश्य देव यानी पशु पक्षी, कीट पतंगा सभी प्राणियों का पालन, और अंतिम महायज्ञ परिचित अपरिचित का अतिथि सत्कार। ये एक ऐसा समृद्ध दर्शन है जो दुनिया से जुड़ने और जोड़ने का आधार बन जाता है। ये आज के ग्लोबलाइजेशन के विचार से बहुत आगे का विचार रहा है। कि ये जो आप कहते हैं कि ये नया जमाना है जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन नया नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पहले से रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द हमारे मुंह से कैसे निकला?
अगर ग्लोबलाइजेशन की भावना हमारी नहीं थी तो पूरी वसुधा को हमने अपना परिवार कुटुंब समझ लिया। ये कैसे संभव था ग्लोबलाइजेशन के बिना? आज ग्लोबलाइजेशन जिसको आप कह रहे हो, असल में वो संचार क्रांति है। संचार क्रांति में आप यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ तुरंत पहुँचा सकते हो, वहाँ के दृश्य यहाँ, यहाँ के दृश्य वहाँ तुरंत पहुँचा सकते हो। इतने मात्र से ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब पूरा विश्व एक परिवार होगा। भारत की गृहस्थ परंपरा सबको कमाने और दूसरों के लिए त्याग की राह दिखाती है। भारत में इन दिनों वेल्थ क्रिएटर्स की बात बहुत जोर शोर से हो रही है। ये वेल्थ क्रिएटर गृहस्थ ही तो हैं जो अपनी कमाई से इनकम टैक्स देते हैं, खरीदारी और सेवाओं पर जीएसटी देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, एक्टर, डायरेक्टर तैयार करते हैं। 2047 तक भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने का टारगेट रखा गया है। ऐसे में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ परिवार में खुशहाली भी जरूरी है, जो बिना रिश्तों को सींचे संभव नहीं है। किसी भी गृहस्थ की कामयाबी उसके त्याग, समर्पण, सरोकार, आचरण और सेवा भाव पर टिकी होती है। वो जितेंद्रिय होता है जो दूसरों के लिए अपने सुख के त्याग के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसे में विकसित भारत के लिए, खुशहाल समाज के लिए पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने में वक्त के साथ गुजरती फॉल्ट लाइनों को ठीक करना जरूरी है। कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में रहना किले के भीतर रहने जैसा है, जिसमें इंसान को सहयोग और सुरक्षा दोनों मिलते हैं। तो परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल भी बिठाना पड़ता है। विरोधी स्वभाव वाले को संयम, धैर्य और सौहार्द के साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव को शक्ति और समरसता का देवता माना गया है। शिव परिवार में विरोधी स्वभाव के सदस्य भी एक साथ रहते हैं। बगल में पत्नी पार्वती, जिनका वाहन बाघ है, भोले शंकर के गले में नाग है और वो नंदी की सवारी करते हैं। इसी तरह गणेश की सवारी चूहा है तो कार्तिकेय का वाहन मोर है। शिव संदेश देते हैं कि परिवार में विरोधी स्वभाव वालों को किस तरह से साथ मिलकर चला जा सकता है। गृहस्थ जीवन की कामयाबी के लिए मैं को किनारे कर हम के लिए जीना पड़ता है। कदम कदम पर त्याग करना पड़ता है। सफल गृहस्थ अर्थ और काम के बीच रहते हुए संयम के साथ सन्यासी जैसा जीवन जीता है। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन भी यही संदेश देता है और आधुनिक युग में महात्मा गांधी भी कुछ इसी तरह का रास्ता दिखा गए। आज की पीढ़ी को समझना होगा कि भारतीय परंपरा में धर्म का असली मतलब है पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करना, रिश्तों को ईमानदारी और धैर्य के साथ सींचना, एक दूसरे के प्रति सम्मान और बोली में संयम रखना, कर्म में पवित्रता के जरिए अर्थ अर्जित करना हर गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अर्थोपार्जन परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ खुद के भौतिक शरीर की सुख सुविधा और भोग विलास के लिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।